Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिस एंड डायमेंशन। इस टॉपिक पे डिस्कशन का ये लेक्चर फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस या सदिश समष्टि का आधार। वेक्टर स्पेस का कोई नॉन एम्प्टी सेट अगर हम S लेते हैं तो ये सेट बेसिस या आधार कहलाएगा वेक्टर स्पेस VF का, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन है कि ये सेट S लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि इस सेट से आपकी वेक्टर स्पेस V जनरेट होनी चाहिए। दैट मीन्स LS शुड बी इक्वल टू V, लीनियर स्पान ऑफ S शुड बी इक्वल टू V। अगर ये दो कंडीशंस S सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि S इज द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि अगर वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट है जिसमें ज़ीरो वेक्टर है, तो ज़ीरो वेक्टर किसी भी सबसेट में हो तो वो सेट आपका हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। बेसिस की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर S बेसिस है तो S लीनियरली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो अगर किसी भी सेट में ज़ीरो वेक्टर आ जाता है तो क्योंकि वो सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है, वो सेट कभी भी बेसिस फॉर्म नहीं कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आप कोई भी बेसिस लेंगे तो बेसिस विल नेवर कंटेन द ज़ीरो वेक्टर। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर किसी सेट में ज़ीरो वेक्टर है तो वो सेट कभी भी बेसिस नहीं हो सकता है। अब बेसिस के कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं। ये सेट आप देखिए, इसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 0 एंड 0 1। ये सेट बेसिस फॉर्म करता है टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V2R की। क्योंकि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, आप चेक कर सकते हैं, और V2R का कोई भी एलिमेंट अगर हम लेते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होगा ऑफ द टाइप AB। उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। आप लिखेंगे A इंटू 1 0 प्लस B इंटू 0 1, तो आपको ऑर्डर्ड पेयर AB मिल जाएगा। इसलिए क्योंकि V2R का हर एलिमेंट इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसलिए ये जो सेट है ये V2R की बेसिस फॉर्म करेगा और ये कहलाती है स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V2R। इसके अलावा भी V2R की और कई बेसिस हो सकती हैं, लेकिन ये जो बेसिस है 1 0 0 1, ये कहलाती है स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V2R। इसी तरीके से अगर V3R आपकी वेक्टर स्पेस है, उसकी स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। बारी बारी से आपको एक एक पोजीशन पे 1 लेना है, पहले फर्स्ट पोजीशन पे, फिर सेकंड पोजीशन पे एंड थर्ड पोजीशन पे, बाकी सारे एलिमेंट्स को 0 रखते हुए। तो ये होती है स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V3R। अब आप देखिए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस या परिमित विमीय सदिश समष्टि किसे कहते हैं। तो वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस तब कहलाती है अगर कोई फाइनाइट सेट S इस तरीके से एग्जिस्ट करे जो कि V को जनरेट करे। दैट मीन्स LS इज इक्वल टू V, लीनियर स्पान ऑफ S अगर V के बराबर है और S आपका फाइनाइट सेट है तो V इज जनरेटेड बाय दिस फाइनाइट सेट V। इस केस में V कहलाएगी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस या परिमित विमीय सदिश समष्टि। अब हम वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कहलाती है एग्जिस्टेंस थ्योरम या अस्तित्व प्रमेय। तो थ्योरम है एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस, या हम कह सकते हैं बेसिस एग्जिस्ट्स फॉर एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो ये थ्योरम
फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बेसिस की एग्जिस्टेंस प्रूव करती है, इसलिए इसे एग्जिस्टेंस थ्योरम कहा जाता है। यह प्रत्येक परिमित विमीय सदिश समष्टि का आधार विद्यमान होता है। परिमित विमीय सदिश समष्टि के आधार का अस्तित्व हमेशा होता है, इसलिए इसे अस्तित्व प्रमेय कहा जाता है। अब प्रूफ के लिए VF को हम मान लेते हैं कि ये एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो ये फाइनाइट सेट S से जनरेट होगी। उस सेट S को हम मान लेते हैं अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक के n एलिमेंट्स का। ये सेट क्योंकि V को जनरेट करता है, इसलिए LS विल बी इक्वल टू V। LS इज इक्वल टू V होने का मतलब है कि आप V का कोई भी वेक्टर लेंगे वो S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब लीनियर कॉम्बिनेशन आप किसी भी वेक्टर्स का लें, उसमें ज़ीरो वेक्टर का कंट्रीब्यूशन लीनियर कॉम्बिनेशन में निल होता है। तो सिंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ज़ीरो वेक्टर इन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन इज निल और ज़ीरो, हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो आपका सेट S है इसमें ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आप ज़ीरो इसमें लेते भी हैं और V के एलिमेंट्स को S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो ज़ीरो का कंट्रीब्यूशन लीनियर कॉम्बिनेशन में निल होगा। इसलिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि ज़ीरो डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। तो ये हमने ले लिया ज़ीरो डज नॉट बिलोंग टू S। अब देखिए बेसिस होने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स होते हैं। कोई भी सेट S अगर बेसिस है तो एक तो S लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरा S V को जनरेट करना चाहिए, दैट मीन्स LS इज इक्वल टू V होना चाहिए। अब LS इज इक्वल टू V वाला रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। अगर S साथ में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाए तो बेसिस के दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगे और S खुद ही आपकी वेक्टर स्पेस की बेसिस हो जाएगी। तो बेसिस का एग्जिस्टेंस हमें प्रूव करना था। S अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये खुद वेक्टर स्पेस की बेसिस होगी। लेकिन अगर S लीनियरली डिपेंडेंट है, तो जब हमने लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस डिस्कस की थी तो हमने देखा था कि अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो तो इसमें एक वेक्टर अल्फ़ा के हम ऐसा निकाल सकते हैं जहाँ k 2 एंड n के बीच में होगा। अल्फ़ा के ऐसा आप निकाल सकेंगे जो कि अपने पहले आने वाले वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। उस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे। तो देयर एग्जिस्ट्स अल्फ़ा के बिलोंगिंग टू S 2 लेस देन और इक्वल टू k लेस देन और इक्वल टू n such that अल्फ़ा k कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। अपने पूर्ववर्ती सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन ये होगा। तो अल्फ़ा k को हम इससे पहले आने वाले जो वेक्टर्स हैं अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा k माइनस 1 तक उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अल्फ़ा के हो जाएगा A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2, इस तरह से चलेगा अप टू AK माइनस 1 अल्फ़ा k माइनस 1। अब जो वेक्टर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है उसे अगर हम सेट S से रिमूव कर दें, इस सेट में से अल्फ़ा के जो कि प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको रिमूव कर दिया जाए, तो जो बचने वाला सेट है उसको हम S1 से डिनोट कर रहे हैं। S1 है S माइनस अल्फ़ा के, S में से अल्फ़ा के को रिमूव किया और ये जो सेट S1 है दिस विल ऑल्सो स्पैन V, दैट मीन्स LS1 विल ऑल्सो बी इक्वल टू V। अब ये किस तरह से होगा ये हम आगे देखते हैं। अब LS1 इज इक्वल टू V कैसे होगा वो आप देखिए। अल्फ़ा हम V का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। अब V क्योंकि S से जनरेट हो रहा है, V इज इक्वल टू LS है, दैट मीन्स ये जो आपने अल्फ़ा V में लिया है इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो अल्फ़ा को हमने लिखा है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। S के ये एलिमेंट्स थे अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा n तक।
इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अल्फ़ा को लिखा है। अब इनके बीच में कहीं अल्फ़ा के भी आएगा, इसके साथ स्केलर बी के अटैच्ड है। तो अब आप देखिए, ये जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है, B1 अल्फ़ा 1 से लेके हम चलेंगे BK-1 अल्फ़ा K-1 तक। फिर BK अल्फ़ा के जो है, इसमें हमने BK को एज सच रखा है, और अल्फ़ा के इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स, अपने पहले आने वाले पूर्ववर्ती सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये अल्फ़ा के की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। तो यहाँ आप अल्फ़ा के को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। उसके बाद अल्फ़ा K+1 से लेके अल्फ़ा n तक के जो लीनियर कॉम्बिनेशन में टर्म्स आ रही हैं, उन्हें यहाँ पर लिखा गया है। अब आप देखिए, अल्फ़ा 1 आपको 2 जगह मिलेगा, इसी तरीके से अल्फ़ा 2 2 जगह मिलेगा, अल्फ़ा K-1 तक की टर्म्स आपको 2 जगह मिल रही हैं। इनको आप कंबाइन कर लीजिए, तो यहाँ से B1 अल्फ़ा 1 और यहाँ से अल्फ़ा 1 वाली टर्म को कंबाइन करेंगे, तो ये आपका अल्फ़ा 1 का कोफिशिएंट हो गया। इस तरह से कंटिन्यू करिए, अल्फ़ा K-1 वाली टर्म यहाँ और यहाँ पर से आप कंबाइन कर लीजिए, तो ये आपकी अल्फ़ा K-1 का कोफिशिएंट हो गया। और इसके बाद अल्फ़ा K+1 से लेके अल्फ़ा n तक की जो टर्म्स हैं, वो हमने लिख दी हैं। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है, उसमें आप ध्यान से देखिए, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेके हम चल रहे हैं अल्फ़ा K-1 तक। अल्फ़ा के हमने सब्सटीट्यूट कर दिया इन टर्म्स ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स, तो यहाँ पर आपको टर्म्स में अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा K-1 मिलेगा, और उसके बाद अल्फ़ा K+1 से लेके अल्फ़ा n तक की टर्म्स हमें मिल रही हैं। दैट मीन्स ये है आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा n तक सारे वेक्टर्स आ रहे हैं अल्फ़ा k को छोड़कर, क्योंकि अल्फ़ा k को हम सब्सटीट्यूट कर चुके हैं। दैट मीन्स S के सारे वेक्टर्स आ रहे हैं एक्सेप्ट अल्फ़ा k। अब S में से अल्फ़ा k हटाने पर ही हमें S1 मिला था, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1, सो दिस विल बिलोंग टू LS1। तो हमने अल्फ़ा लिया था एनी एलिमेंट ऑफ V, और इसको एक्सप्रेस कर दिया एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1। तो एनी एलिमेंट ऑफ V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1, इसलिए हम कह सकते हैं LS1 इज इक्वल टू V। तो अब आप देखिए, इसमें क्या हुआ, S में जो वेक्टर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन था, उसे अगर आप S में से हटा देते हैं, तो बचने वाला जो सेट है S1, वो भी V को जनरेट करता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि जो वेक्टर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसको सेट में से हटाने पर बचने वाला जो सेट है, वो भी आपकी वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगा। ये फैक्ट आगे भी थ्योरम्स में काम आएगा। अभी आपने देखा कि LS1 इज इक्वल टू V किस तरह से आता है। अब ये इसका जो प्रूफ हमने शो किया था पिछली स्लाइड में, उसको आपको थ्योरम में के प्रूफ करते समय इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि LS1 इज इक्वल टू V किस तरह से होगा। तो अब आप देखिए, LS1 इज इक्वल टू V होते ही इस S1 ने बेसिस की एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया है। अब साथ में अगर S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाए, तो बेसिस की दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी, और हम कह सकेंगे कि S1 इज द बेसिस ऑफ V। तो इस केस में आपको बेसिस का एग्जिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर S1 लीनियरली डिपेंडेंट हो, तो आप प्रीवियस थ्योरम को वापस यूज़ करिए, जो उसी थ्योरम को जो हमने लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस करते समय की थी। S1 अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसमें एक वेक्टर अल्फ़ा i
ऐसा निकाल सकते हैं विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स, अपने पूर्ववर्ती सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ये। अब जो वेक्टर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको अगर सेट में से रिमूव कर दिया जाए तो बचने वाला सेट वापस वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है। तो S1 में से अल्फा आई को रिमूव करने पर बचने वाले सेट को हम S2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए S में से हमने अल्फा के रिमूव किया था तो आपको S1 मिला था, और इसमें से अल्फा आई और रिमूव कर देते हैं तो आपको सेट मिल रहा है S2, और ये सेट भी आपकी वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगा। अब देखिए S2 ने वेक्टर स्पेस की बेसिस का एक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया है। अब अगर S2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए तो ये हो जाएगी बेसिस ऑफ V, और आपको बेसिस का एग्जिस्टेंस मिल जाएगा। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो वंस अगेन आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसमें जो वेक्टर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको आप रिमूव कर दीजिए, बचने वाला सेट वापस वेक्टर स्पेस को स्पान करेगा। अब इस प्रोसेस को आप रिपीट करते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो या तो आपको बेसिस मिल जाएगी, अगर आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिला तो आपको बेसिस मिल जाएगी, अदरवाइज एक एक करके सेट में से वेक्टर्स रिमूव होते जाएंगे, और एक एक करके रिमूव होने के बाद we will be left with a set containing a single non-zero vector। एक एक करके आप सारे वेक्टर्स रिमूव कर देंगे तो क्योंकि सेट में सारे नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ही हमने अज्यूम किए थे तो एक नॉन ज़ीरो वेक्टर आपके पास लास्ट में बच जाएगा, और बचने वाला सेट हमेशा V को स्पान करता है। तो ये सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर वाला जो सेट बचेगा वो भी V को जनरेट करेगा या स्पान करेगा। अब आप देखिए सेट कंटेनिंग अ सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर जो आपके पास बचेगा, किसी सेट में अगर सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर हो तो वो सेट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होता है। तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो देखिए ये V को स्पान कर रहा है, जनरेट कर रहा है, और साथ में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो बेसिस की दोनों रिक्वायरमेंट्स को ये फुलफिल करेगा। हम कह सकते हैं कि दिस विल बी द बेसिस ऑफ V। तो हर केस में वेक्टर स्पेस VF विल ऑलवेज हैव अ बेसिस। तो ये आपकी एग्जिस्टेंस थ्योरम है कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑलवेज हैज अ बेसिस। वेक्टर स्पेस की बेसिस से रिलेटेड अब एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम हम प्रूव करेंगे। ये कहलाती है इनवेरिएंस थ्योरम, और इसके अनुसार आप फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले लें, उसकी हर एक बेसिस या प्रत्येक आधार में अवयवों की संख्या समान होती है। एनी टू बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब प्रूफ के लिए मान लीजिए S1 ये हमने पहली बेसिस ली है जिसमें m एलिमेंट्स हैं, और S2 ये दूसरी बेसिस ली है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। ये दोनों ही फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF की बेसिस हैं। अब ये दोनों क्योंकि बेसिस हैं, ये बेसिस की दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगी। S1 एंड S2 दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी और दोनों ही V को जनरेट करेंगी। दैट मीन्स LS1 V के बराबर होगा, LS2 भी V के बराबर होगा। हमें प्रूव करना है कि दोनों बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या सेम है। दैट मीन्स हमें शो करना पड़ेगा कि m इज इक्वल टू n। अब आप देखिए LS1 इज इक्वल टू V है, S1 V को जनरेट कर रही है, इसलिए V का हर एलिमेंट S1 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब इन पर्टिकुलर ये बीटा 1 भी V का ही एलिमेंट है, इसलिए बीटा 1 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1। इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम बीटा 1 को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
तो अब देखिए ये सेट था आपके पास S1, इसको अगर हम बीटा 1 को डाल के एक्सटेंड कर दें तो जो एक्सटेंडेड सेट है उसको हम S3 से डिनोट कर रहे हैं। ये S1 के सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें हमने बीटा 1 को और डाल दिया है, तो ये जो सेट है दिस इज S3। अब इस सेट में क्योंकि बीटा 1 रिमेनिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो सेट में अगर कोई भी वेक्टर रिमेनिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है, तो ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा। साथ में आप देखिए कि ये जो सेट S1 है ये बेसिस होने की वजह से V को जनरेट कर रहा था, और S3 जो सेट है हमें S1 के एक्सटेंशन से मिला है, इसलिए S3 भी V को जनरेट करेगा। अब वंस अगेन आप देखिए ये वाला सेट लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए इसमें कोई वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो। तो अल्फाज में से एक वेक्टर अल्फा I विच इज नॉट इक्वल टू बीटा 1 ऐसा होगा विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। अब जैसा हमने पिछली थ्योरम के प्रूफ में देखा था, जो वेक्टर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, अगर उस वेक्टर को सेट में से रिमूव कर दिया जाए तो जो रिमेनिंग सेट होता है वो भी वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है। तो अगर इस वेक्टर अल्फा I को हम रिमूव कर देते हैं सेट S3 में से, तो जो रिमेनिंग सेट आ रहा है उसको हम S4 से डिनोट कर रहे हैं। S4 आया है S3 में से अल्फा I को रिमूव करने पे। देखिए बीटा 1 फिर अल्फा 1 से लेके हम अल्फा I-1 तक गए, अल्फा I को हमने रिमूव कर दिया और अल्फा I+1 से लेके अल्फा M तक के सारे वेक्टर्स हमने लिए। दैट मीन्स S3 में से अल्फा I को रिमूव करने पर आपको मिला है S4, और ये S4 भी V को जनरेट करेगा। अब देखिए LS4 इज इक्वल टू V है, दैट मीन्स V S4 से जनरेट हो रहा है, इसलिए V का हर वेक्टर S4 के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इन पर्टिकुलर ये बीटा 2 भी V का ही एलिमेंट है, इसलिए बीटा 2 भी इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S4। अब इस बीटा 2 को भी अगर हम S4 में इंक्लूड कर देते हैं तो जो एक्सटेंडेड सेट है उसे हम S5 से डिनोट करेंगे। तो S5 में हमने S4 के सारे एलिमेंट्स लिए हैं और साथ में इस बीटा 2 को भी इंक्लूड किया है। अब बीटा 2 क्योंकि रिमेनिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, सेट का कोई वेक्टर अगर रिमेनिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है, इसलिए ये S5 जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। साथ में देखिए S4 V को जनरेट कर रहा था और S4 में बीटा 2 डाल के हमने इसको एक्सटेंड किया है, तब आपको S5 मिला है। तो S4 ही जब V को जनरेट कर रहा था तो ये एक्सटेंडेड सेट जो S5 आया है ये भी V को जनरेट करेगा। अब आप देखिए ये सेट क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है, इसमें एक वेक्टर ऐसा होगा जो प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो। अब वो वेक्टर बीटाज में से नहीं हो सकता है, क्योंकि बीटाज में से ये सेट कंटेनिंग बीटाज जो था S2 वो लीनियरली इंडिपेंडेंट था, वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो बीटाज में से कोई आपस में एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर नहीं हो सकते। ये सेट पूरा जो आप लेते हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब अल्फाज में से कोई वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो। उस वेक्टर को हम मान लेते हैं अल्फा जे। तो हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अल्फा जे बिलोंगिंग टू S5। ये बीटाज में से नहीं है, लेकिन अल्फा जे इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। अब जैसा हमने पिछली थ्योरम में देखा था, जो वेक्टर प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो
उसे अगर सेट में से रिमूव कर दिया जाए तो जो बचने वाला सेट है वो भी V को जनरेट करता है। तो अब आप देखिए ये जो आपका सेट था S5, इसमें से अल्फ़ा J को रिमूव करने पर जो सेट मिल रहा है उसको हम S6 से डिनोट कर रहे हैं और ये S6 भी V को जनरेट करेगा। अब आप देखिए ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, हर स्टेप में अल्फाज में से एक जो प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको हम रिमूव कर रहे हैं और एक बीटाज में से एक को सेट में इंक्लूड कर रहे हैं और जो रिजल्टिंग सेट हमें मिल रहा है वो हमेशा V को जनरेट कर रहा है। तो इन ईच स्टेप one among alphas is removed, one among betas is included and the resulting set जो आपको each step में मिल रहा है वो हमेशा वेक्टर स्पेस V को जनरेट कर रहा है। अब आप देखिए अगर अल्फाज की संख्या कम है और बीटास की संख्या ज़्यादा है तो एक एक करके आप अल्फ़ा को रिमूव कर रहे हैं और एक एक करके बीटा को डाल रहे हैं। अगर अल्फाज की संख्या कम हुई तो अल्फाज सारे रिमूव हो जाएंगे सारे बीटास के इंक्लूड होने से पहले। अब इसका मतलब बीटास सारे इंक्लूड नहीं हुए हैं तो दैट मीन्स जो सेट आपको मिला है बीटास वाला वो होगा प्रॉपर सबसेट ऑफ S2। S2 अपना ये सेट था जिसमें सारे बीटास थे, सारे बीटाज इंक्लूड नहीं हुए हैं और सारे अल्फाज रिमूव हो गए हैं तो जो सेट बचा है इट विल बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ S2 और ये सेट V को जनरेट करेगा क्योंकि हर स्टेप में आपको जो सेट मिल रहा है आफ्टर रिमूविंग अल्फा एंड इंक्लूडिंग बीटा हर स्टेप वाला सेट V को जनरेट कर रहा है। तो दिस मीन्स प्रॉपर सबसेट ऑफ S2 विल जनरेट V। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि S2 बेसिस होने की वजह से लीनियरली इंडिपेंडेंट था। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट क्योंकि था इसका प्रॉपर सबसेट अगर V को जनरेट कर देता है, मान लीजिए प्रॉपर सबसेट में बीटा n इंक्लूड नहीं हुआ है और उसने V को जनरेट कर दिया है तो अगर आप सेट में बीटा n इंक्लूड करते हैं तो सेट आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, जबकि हमें दे रखा है कि S2 बेसिस है और बेसिस होने की वजह से ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब अल्फाज की संख्या कम और बीटाज की संख्या ज़्यादा नहीं हो सकती है। M cannot be less than n, number of alphas cannot be less than number of betas। इसी तरीके से अगर आप S1 एंड S2 के रोल्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो अभी जो हम प्रोसेस कर रहे थे उसमें हम एक एक अल्फ़ा को रिमूव कर रहे थे और एक एक बीटा को इंक्लूड कर रहे थे। अब S1 एंड S2 के रोल्स अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो हम इस वाले सेट से स्टार्ट करेंगे, एक एक बीटा को रिमूव करेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एक अल्फ़ा को इंक्लूड करते जाएंगे। जो रिमेनिंग सेट आएगा वो हमेशा V को जनरेट करेगा। तो ये प्रोसेस अगर आप S1 एंड S2 के रोल्स को इंटरचेंज करके रिपीट कर देते हैं तो आपका कंक्लूजन ये हो जाएगा कि n इज़ नॉट लेस देन m, मतलब बीटास की संख्या अल्फाज की संख्या से कम नहीं हो सकती। अब आप इन दोनों कंडीशंस को कंपेयर कर लीजिए, m इज़ नॉट लेस देन n एंड n इज़ नॉट लेस देन m। तो ये तभी हो सकता है जब m इज़ इक्वल टू n हो। दैट मीन्स number of elements in first basis S1 is equal to number of elements in the second basis S2। इसलिए हम conclude कर सकते हैं कि any two bases of a finite dimensional vector space have the same number of elements। तो ये थ्योरम प्रूव करती है invariance of number of elements in the basis of a finite dimensional vector space। एग्जिस्टेंस थ्योरम में हमने देखा कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस एंड इनवेरिएंस थ्योरम में हमने देखा
कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज द सेम। आप कोई सी भी बेसिस ले लें, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इसे हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, और उसे इस तरीके से डिनोट किया जाता है डायमेंशन ऑफ वी। अगर डायमेंशन ऑफ वी n के बराबर है तो v को हम कहेंगे n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब हमने एग्जाम्पल देखा था कि ये आपके वेक्टर स्पेस V2R की स्टैंडर्ड बेसिस है। अब इसमें क्योंकि दो वेक्टर्स ही हैं इस बेसिस में, तो V2R की हर बेसिस में दो ही वेक्टर्स होंगे, इसलिए ये जो V2R है ये कहलाएगी टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसी तरीके से ये स्टैंडर्ड बेसिस थी आपकी वेक्टर स्पेस V3R की। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए हर बेसिस में 3 एलिमेंट्स होंगे, और V3R को हम कह सकते हैं कि ये 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी। तो डायमेंशन ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। आज के लेक्चर में हमने एग्जिस्टेंस थ्योरम एंड इनवेरियंस थ्योरम के प्रूफ देखे। आप इन थ्योरम्स का स्टेटमेंट भी याद रखिए। लेक्चर के अगले पार्ट में हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन थ्योरम या विस्तार प्रमेय, और डायमेंशन से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।